नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज क्वेश्चन आवर में बात मंत्रियों के मिलने वाले यात्रा भत्ते की। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों को बड़ी राहत देते हुए 30,000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की है, राजनीतिक गलियारों में अब उसकी चर्चा खूब हो रही है। इस संबंध में शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब नए प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भारत के भीतर यात्रा करने पर अधिकतम 90,000 रुपए तक यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पर यात्रा भत्ते पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यात्रा भत्ते में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और शासन के आदेश पर विपक्ष के बड़े सवाल हैं। आर्थिक बोझ के बाद क्यों बढ़ाया गया बजट? यात्रा भत्ते को 60 से बढ़ाकर अब 90,000 कर दिया है। राजस्व घाटे के बाद बढ़ोतरी करना कितना सही है? ये तमाम सवाल हैं और देखिए आंकड़ों के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि मंत्रियों से प्यार, जय हो बीजेपी सरकार। सवाल यह है कि आखिर आर्थिक बोझ के दबे होने के बावजूद 30,000 रुपये महीना बढ़ाना क्या वाकई में ये फैसला सही है? और इस फैसले को लेकर अपनी अपनी लोगों की राय भी है। विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है कि अभी इसकी क्या जरूरत थी, जबकि सत्ता पक्ष को लगता है कि अब दौरे ज्यादा होंगे, चुनाव भी आ रहा है। क्या उसी दृष्टिकोण से इस चीज को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? तो प्रदेश भर में दौरे करने के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत थी। अब देखिए, मौजूदा वक्त में 80,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है और 26 तक ये कर्ज बढ़ने का अनुमान है। 11% बजट जो है वो उसके लिए रखा है। और देखिए, बेरोजगारी दर भी हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि फिलहाल उत्तराखंड में मौजूदा दौर में क्या कुछ हो रहा है। बेरोजगारी भत्ते जो हैं उनका क्या हाल है, मंत्रियों की यात्रा के लिए क्या जो पहले से बजट निर्धारित था 60,000 रुपये प्रति महीना, उसको लेकर के क्या सरकार ने नया जो ये फैसला लिया है उसका स्वागत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर राजस्व को लेकर और बेरोजगारों को लेकर संख्या 8 से 9 लाख हो गई है। कर्ज तले उत्तराखंड सरकार, फिर भी मंत्रियों की जय जयकार क्यों? ये आज का बड़ा सवाल है और क्वेश्चन आवर में बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनूप पंत जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अनूप पंत जी। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आशीष जी। कल्पना सेमवाल जी, यूकेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। लक्ष्मी बिष्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। तो अनूप पंत जी, अब सवाल आपसे पूछ लेते हैं पहला कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि 60 से 30,000 रुपए की बढ़ोतरी मंत्रियों के टीए में कर दी है आप लोगों ने? सबसे पहले तो जो आपने सबसे पहला शब्द कहा या वाक्य कहा जिसमें आपने बोला कि ये क्या स्वागत योग्य है, तो देखिए कभी भी खर्चा जो होता है वो तो स्वागत योग्य होता ही नहीं है, कभी भी नहीं लगता है, किसी भी सरकार में नहीं लगता है। तो स्वागत योग्य अगर आप बोल रहे हैं तो किस मंशा से बोल रहे हैं, वो सारी मंशाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सर जरूरत मैंने है। स्वागत योग्य तो मैंने जरूरत नहीं बोला सर, आपने क्या सुन लिया? नहीं इससे नहीं, स्वागत योग्य आप तो उसमें था शब्दावली में, इस शब्द के बेसिस में उसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने पक्ष को रखने के लिए चलिए, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है सर, बताइए। है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, स्वागत योग्य कभी भी हम लोग किसी भी खर्चे को नहीं मानते। अपने घर में भी यदि मेरी बजटरी बढ़ती है तो मैं उस बजटरी को स्वागत योग्य नहीं मानता हूँ, परंतु क्या है कि वो मेरी जरूरत है। और जरूरत कितनी है? देखिए, 30,000 रुपए हर एमएलए के उसमें बढ़ा, जब हम हर मंत्री को उसमें बढ़ाया गया है। जब हम मंत्री की बात कर रहे हैं तो जो जो जब भी, अब आप देखिए कि कब से ये रिक्वायरमेंट शुरू हो गई थी, कितनी आपदाएं बीच में आई, उस समय भी ये जो खर्चा था वो नहीं बढ़ाया गया, जबकि ट्रैवल वगैरह सब कुछ सबसे ज्यादा उस समय भी हुआ था। उसके बाद में भी जब रिक्वायरमेंट्स पड़ी थी तो नहीं बनाया गया था। अब जब वो बिल्कुल सर पे आ चुकी है, जिसमें कि आपको ट्रैवल हमेशा, ट्रैवल के साथ साथ आपको बाकी के एक्सपेंसेस भी मेंटेन करने हैं जी। या फिर आपको हर पब्लिक के पास में हर जगहों पर जाने की आवश्यकताएं भी हैं। अब वो जिस भी वजह से हो, चाहे वो आपदाओं के निरीक्षण के लिए हो, चाहे वो जो बजटरी है वो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे अभी तक के, उन प्रोजेक्ट्स के देखरेख के लिए हो। और ये परेशानी और समस्या ये पब्लिक की भी हमेशा आती रही है कि भाई हमें मैक्सिमम अपने जो मंत्री हैं उन लोगों के साथ, मतलब आप अनूप पंत जी ये कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार के मिनिस्टर्स हैं उनके पास घूमने के लिए पैसा नहीं है और उनको घूमना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, चुनाव भी आ रहा है, दौरे भी होंगे मंत्रियों के, तो उस लिहाज से बजट जो है वो कम पड़ रहा है।
सरकार के देखिए, कुछ ऐसा है ना, प्रचार शब्द प्रसार भी कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर दूं। मुझे लगता है कि मेरे मुंह में शब्द डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। इतना मैं कैपेबल हूं कि मैं अपनी बात स्वयं रख सकूं, है ना? मैंने ये नहीं कहा कि उनके पास में घूमने के लिए पैसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दौरे अब ज्यादा लगने हैं, और पहले भी वो दौरे ज्यादा लगते थे। तो जब थोड़ी बहुत भी स्थिति ऐसा होता है कि जिस दिन मेरे पास में अगर थोड़ी सी स्थिति होगी तो हर चीज के लिए पैसा बढ़ाया जाता है। मैं वही तो चीज के पूछ लिए रहा भी हूँ सर, बढ़ाया जाता मैं है, परंतु घूमने के कितना लिए बढ़ाया कह रहा जाता हूँ, है? आप दौरे के लिए कह रहे हैं, तो बात तो वही है ना कि दौरे करने के लिए मंत्रियों को 2,000 रुपये रोज मिलते थे गाड़ी के अंदर डीजल डलाने के लिए या होटल्स वगैरह के लिए, वो कम पड़ रहे थे। आप ये कह रहे हैं ना, सीधे तौर पर कह दीजिए कि हाँ भाई कम पड़ रहे थे मैं तो ये कह बढ़ा रहा दिए हमने। आप इसको घुमा के क्यों हूँ, बोल वही रहे हैं बात कह बात रहा को? हूँ। मैं घुमा के नहीं बोल रहा हूँ, घुमा के सवाल आप कर रहे हैं। नहीं, मैंने मैं ये क्या कहा सवाल कर है, रहा हूँ? मैंने सर ये पूछा कि कम पड़ रहे हैं, तो आप कह दीजिए हाँ कम पड़ देखिए रहे थे, 30,000 बढ़ा दिए। आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर है, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको सही लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है, परंतु मेरा एक अधिकार है कि मैं उस सवाल का जवाब दूं। आप मुझे इतनी सी अगर सर आपको मैं इतनी सी आप पूरे मुझे जवाब आज़ादी दे रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा आपकी बात से कि कुछ स्पष्टता आ रही है बातों में। आपको मैं ये आपको मेरा काम लग सवाल पूछना है, आप आपको कहिए आपको हाँ लग या सकता ना। है। अच्छा चलिए, मैं आपको बड़े आपके आपके शब्दों में जवाब दे देता सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब ये है सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए ये एक क्वेश्चन पूछना, आपका जवाब देना, यही तो इस काम में 1 घंटा में यही करना हूँ। है। चलिए मैं सवाल ये सवाल पूछ रहा पूछिए। हूँ अनुपम जी, आपने कहा कि भाई उन्हें दौरे करने हैं, दौरे करने हैं, सरकारी काम के लिए भी जाएंगे, पार्टी के काम से भी जाएंगे, चुनाव भी आ रहा है उसके लिए भी जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ 2,000 रुपये डेली अलाउंस जो मिल रहा था ट्रेवल के लिए, वो कम पड़ रहा था क्या सर? बजट इसलिए मैंने बढ़ाया गया है शुरुआत में क्या? कह दिया था कि बिल्कुल बिल्कुल कम था, हाँ तो ये बहुत पूछ कम रहा हूँ, बस था। आप कह दीजिए हाँ कम पड़ रहा था। नहीं तो मैं आपके हिसाब से थोड़ी मैं जवाब दूंगा, मुझे अपने जवाब को पूरा, उसका प्रत्युत्तर पूरा देना पड़ेगा ना, इतनी आजादी तो चलिए आप देंगे। ठीक है, अब सर आपकी आज़ादी उसका मैंने जवाब दी, अब मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। आशीष बिल्कुल सैनी आइए। जी, आशीष जी 2,000 रुपये सर कम पड़ रहे थे, आपकी सरकार ने तो बढ़ाया नहीं। अब भाई मंत्रियों को देखो बीजेपी में काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, चुनाव भी आ रहा है, देश के अंदर भी ड्यूटीज़ लगती हैं मंत्रियों की, हालांकि ठीक है वो अलग पार्टी वहाँ का खर्चा उठाती है। तो इसका स्वागत नहीं होना चाहिए कि अगर मंत्रियों को किसी चीज़ की दिक्कत है, भाई सरकार बैठी है ना उस काम के लिए, आप सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर? देखिए, मंत्रिमंडल ने आपने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में 30,000 रुपए की वृद्धि की है। 30,000 रुपए की वृद्धि, मैं इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता हूँ कि 30,000 रुपए में ना तो मंत्रियों को कोई भला होने वाला है और ना ही कोई विशेष रूप से है। और इस सरकार ने कम से कम एक चीज तो मान लिया कि पेट्रोल और डीजल में जो बेतहाशा वृद्धि करके इस सरकार ने देश की जनता की जो कमर तोड़ रखी है, कम से कम सरकार को भी इस बात का एहसास हुआ कि आज जब ये कमर मंत्रियों की भी टूटने लगी तो इन्होंने भी अपने जो यात्रा भत्ते थे वो बढ़ा लिए। जी। मैं अनुपंत जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। हम्म। वो सवाल ये है कि जब मंत्रियों की डीजल गाड़ी का जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उनको आपने बढ़ाने का काम किया, तो जितने तमाम अधिकारी कर्मचारी और सब लोग जाते हैं, गाड़ियों का डीजल पेट्रोल तो उनको भी कम पड़ रहा होगा, तो आपको सबका सबका बढ़ाना चाहिए। तो आपने सबका नहीं बढ़ाया, नहीं केवल बढ़ाया था मंत्रियों का अभी बढ़ाया। आशीष जी, विधायकों की सैलरी या बढ़ाई है ना, लगभग 3.25 से नहीं, 4 मैं लाख तो हो गई, उसी कर्मचारी के तो उसमें जिनके बढ़ाया गया कंधों है। पर, मैं आपको बताता हूँ, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जो पोषण वितरण किया जाता है, खाने पीने का सामान, वो उनको अपने जो बहुत सारी सुविधाएं जो आम व्यक्तियों की आवश्यकताएं हैं, वहां पर इनका ध्यान नहीं है। उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं, जो जो अधिकारी इनके पीछे पीछे दूसरी गाड़ियों में दौड़ लगाएंगे, तो उनका उनका भत्ता कौन बढ़ाएगा? और अगर आपने नहीं बढ़ाया और आपको लगता है खर्च ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी और हमारी जेब काटकर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सरकार सोच समझकर कोई निर्णय नहीं ले रही है। ठीक है। सरकार को मंत्रियों का दबाव आया तो इनका बढ़ा दिया, कर्मचारियों का आएगा तो उनका बढ़ा देंगे, और नहीं आएंगे तो हाँ, आपकी और हमारी जेब पर चाकू चलने वाला है। और वो जो भ्रष्टाचार ठीक है, सही बात है भाई, ये की जो कौन सा शोषा मंत्री है, को अपने घर से थोड़ी देना है, 30 का तुम 40 बढ़ा लो, 50 बढ़ा लो। उमा सिसोदिया जी, आपको नहीं लगता कि भाई ये बात मंत्रियों के जब टीए बढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काम तो वो जनता के लिए भी करेंगे? ऐसा तो नहीं, अब देखिए जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, उसमें अधिकारी भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार भी करना है, भाई तेल भी फूकेगा, होटल भी रहने के लिए चाहिए, तो इसको आप फेवरेबल मान रहे हैं कदम को?
देखिए सचिन जी, अगर मैं कहूँ कि जो 30,000 रुपये बढ़ाए गए तो वाकई में ये कोई बहुत बड़ा भत्ता नहीं बढ़ा दिया गया है कि जिसपे कि हम लोग यहाँ पर हाहाकार करें, अगर ये ईमानदारी से खर्च होता है तो। दिक्कत यहाँ पर ये है कि जितने मंत्री हैं जिन्होंने 30,000 रुपये बढ़ाया है, इनके लगभग सभी मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस हैं। जनता लगातार हाहाकार कर रही है सड़कों पर कि आप इनकी संपत्ति की जांच कराइए, इनकी आय से अधिक संपत्ति है। अब आप जैसे अच्छे पत्रकार बार बार इस बात को कहते हैं कि इन लोगों की आय से अधिक संपत्ति है, तो मैं अभी बैठी यही सोच रही थी कि एक तरफ तो आय से अधिक संपत्ति के इन पर केस चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये 30,000 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक तरफ आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि देखो जी हमारे मंत्री 90,000 रुपये सब महीने के खर्च कर पा रहे हैं, और बाकी में 90,000 रुपये देखा जाए तो आज महंगाई के जमाने में 90,000 रुपये कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के हजारों मामले हैं, और जिस तरीके से खासतौर पर गणेश जोशी जी जिस तरीके से कई बार पैसे बांटते हुए और अगर रक्षाबंधन पे पैसे देते हुए नजर आते हैं, तो मेरे को महसूस होता है कि इनके तो बड़े बड़े काम धंधे चल रहे होंगे जिससे कि इतना कमाते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी मंत्री ने ये नहीं बताया कि उनका एक्चुअल काम क्या है, उनकी कितनी फैक्ट्रीज चल रही है, कहाँ से वो कमा के लेके आते हैं। तो कुल मिला के अगर देखिए ईमानदारी से कोई चीज पे पैसा खर्च हो रहा है तो ये रकम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ईमानदारी से पैसा नहीं खर्च होता है, और हमारे मंत्री और जितने हमारे तमाम विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए उनकी अट्टालिकाएं खड़ी हो जाती हैं, देहरादून में उनके प्लॉट्स हो जाते हैं, देहरादून में वो रहना शुरू कर देते हैं, चाहे तमाम वो पहाड़ पे कहीं से भी जीत कर आए हों, साल भर के अंदर उनकी देहरादून में कोठियां बन जाती हैं। वो तो मैम एक आधे मंत्री के खिलाफ चल रही है ना, जैसे आप जोशी जी की बात कर रही हैं, गणेश जोशी की बात आप कर रही हो, तो एक मंत्री पर मंत्री तो और भी अब सबको एक लाइन में थोड़ी ना रखेंगे कि भाई एक मंत्री ने गलत कर लिया सब गलत कर रहे हैं। सचिन जी, इनके जब भी चुनाव आता है तो आपको एक हलफनामा देना होता है कि हमारी कितनी संपत्ति है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इनकी संपत्ति कई गुना कैसे बढ़ जाती है। आप अभी गूगल कर लीजिए, सारे मंत्रियों की संपत्ति एक बार देख लीजिए कि 4 साल 5 साल पहले कितनी थी और आज। ठीक है, देखिए मैम वो तो आप सभी पार्टियों में है, मैं उसमें बीजेपी के लिए कहूँ तो हो सकता है कि भाई आपकी पार्टी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, कांग्रेस के अंदर भी हो सकता है। कल्पना जी, आपको लगता है कि भाई मंत्री संपत्ति तो बढ़ा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी सोर्स हो सकता है, लेकिन भाई अपनी संपत्ति से जनता का काम थोड़ी करेंगे, जनता से तो वोट लेना है और घूमेंगे सरकारी पैसे से जो जनता के टैक्स से आ रहा है। ऐसा है सर, अगर ये सरकारी जिसमें जाएंगे ये इनका कर्तव्य है ना, ऐसा इनका काम है ये। अगर आप मंत्री हैं और आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है भत्ता, और आपको क्या वाकई में लगता है कि जितना इनको भत्ता मिल रहा है 3-4 लाख रुपए के हिसाब से ही इनकी लाइफस्टाइल चलती है? इनकी जो है इतने लगभग 5 सालों में जो है 10 से 20 और 50 गुना इनकी संपत्ति बढ़ जाती है। तो क्या ये अगर 3-4 लाख रुपए इनको मंथली मिल रहे हैं तो क्या उसके अकॉर्डिंग इनकी संपत्ति बढ़ रही है? लेकिन मुद्दा यह है कि इनको ये 30,000 रुपये, मुझे नहीं लगता कि किसी मंत्री को या किसी को इस 30,000 रुपये से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन बात ये है कि जो आशा कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, कई जो है MSc BEd टीचर जो है अशासकीय विद्यालयों में अभी जो है 5,000, 4,000, 3,000, 8,000 में पढ़ा रहे हैं, और जो है उनके लिए अगर कहा जाता है कि आप इनके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो सरकार का जवाब होता है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो 30,000 रुपये आप उस टीचर को तो नहीं दे सकते जो MSc है, BEd है और जो है 8-8 क्लासेस पढ़ा रहा है, उसको तो आप 30,000 नहीं दे सकते, उसको तो आप 5,000 देंगे। और जो वहाँ पर अशासकीय विद्यालयों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो है 15,000 जो है मिनिमम मिल रहा है टीचर्स को, लेकिन इनको भत्ता बढ़ाने की जरूरत है 30,000। जी, आशा कर्मी को कितना मिल रहा है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कितना मिल रहा है, जो है समान वेतन और समान कार्य तो ये कर नहीं पा रहे हैं देश में। तो जो है इनके पेट्रोल का खर्चा 90,000 है और किसी का घर 5,000 में चल जाता है। हाँ, हमारे सरकार लक्ष्मी मिश्र जी, आपको नहीं लगता कि एक मंत्री है, मान लीजिए यहाँ के उत्तराखंड के मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि एक गाड़ी आगे और एक उनके साथ में गाड़ी, 2 गाड़ी हो गई, और जो आगे गाड़ी चलती है सिक्योरिटी की है, तो जाहिर सी बात है वो तो सारा सिक्योरिटी और जो पुलिस सिस्टम है उसके अंतर्गत उसका खर्च आता है। लेकिन जब हम मंत्रियों के साथ जाते हैं तो आपको लगता है कि 2,000 रुपये कम पड़ रहे थे, जिसमें 30,000 का इजाफा किया गया है, और 1,000 से जो इजाफा हुआ है उसमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा? सचिन, हमारा प्रदेश जब बना तो 2024 के अगर आंकड़े देखें तो 80,000 करोड़ में उत्तराखंड पे कर्ज है। 2024 की है, अब तो ज्यादा हो गया होगा जी। तो इतना अगर कर्जा हमारे प्रदेश पे है, और उसके बाद भी अगर आपको मैं बताऊं कि एक सांसद की जो निधि आती है उनके पास से, तो वो आपने अक्सर सुना होगा कि खर्च ही नहीं कर पाते, या विधायक निधि आती है तो वो भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती है।
तो ये तो समझ नहीं आता कि ये पब्लिक में कहाँ जा रहे हैं और कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी निधि अक्सर देखते हैं आप लोग कि नहीं नहीं खर्च होती है। दूसरी, अगर अभी कमलेश रमन जी बता रही थी कि जब मजदूरों की लेबर की वो बढ़ जाती है पैसे, तो मंत्री क्यों नहीं, तो देखिए लेबर क्लास अलग हो गई और मंत्री को अगर आप उनके साथ जोड़ के देखेंगे तो ये कतई भी सही नहीं है ना। उसके बाद आप ये देखिए कि सिर्फ ये इसका खर्चा है यातायात के लिए, जो गाड़ियों का कह रहे, उसके अलावा कितने भत्ते हैं इनके पास आते हैं, आप उनको पूरा कलेक्ट कीजिए, फिर सैलरी भी आ रही है। अभी उमा जी ने बोला कि जब ये नॉमिनेशन करते हैं, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, तो बन रहा है, तो उसके बाद उनकी सडन अपनी इनकम वो कितनी दिखाते हैं, उसके बाद 5 साल बाद सबको सब दिखती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पैसा आ रहा है। और उस सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी विभाग में राज्य में चले जाइए, आप उनसे पूछेंगे तो कभी टाइम पे उनको सैलरी नहीं मिल रही होगी। वो 4 महीने 6 महीने वो टांग रखा है कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है, विभाग के पास बजट ही नहीं है। तो उस बजट का सदुपयोग जहां सदुपयोग होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, और मंत्री जी लोगों के लिए कमी हो रही है। ये तो ठीक है। अनुपम जी, आपको क्या लगता है कि अगर इसके एक आंकड़े का जिक्र किया जाए तो लगभग 43 लाख रुपए जो है सालाना सरकार को इस पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, तो कुछ ज्यादा नहीं है? 43-50 लाख रुपए अगर खर्च हो रहा है, सरकार कर रही है खर्च, तो आप इसको ज्यादा मानते हैं कि नहीं, इतने की जरूरत थी तो हो गया? अनुपम जी, अनु जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी अनुपम जी, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपने सर क्वेश्चन सुन लिया आपने? हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। जी देखिए, आप जितने पैनलिस्ट ने यहाँ पे बात करी है, मैं उनमें से किसी भी चीज को पूर्णतः गलत नहीं मानता। पहली बात तो ये, जहाँ तक की बात है कि हमारे यहाँ की बेरोजगारी को और कम होना चाहिए, हाँ जी। जहाँ तक बात है कि हमारे पास आंगनवाड़ी की भी बात करें तो देखिए उसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं, और ये सारी चीजें जो है ना, ये अपने अपने ये सब प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी काम हम लोग कर ही रहे हैं। और डिमांड्स जो हैं पहले से, जो उत्तराखंड की जिस स्थिति में हम लोग आए थे, जब हम लोग उत्तराखंड में सरकार में आए थे, तो हम लोग कम से कम नहीं भी तो 20 to 25 ईयर्स पीछे थे। अब हम लोग हल्के हल्के बिजनेसेस को लाना, सिडकुल्स का उस समय क्या हाल था जब हम लोग आए थे, कितनी कंपनीज हमारे यहाँ पे चल रही थी, हमारे यहाँ लोकल इकोनॉमी जनरेशन कितना था, हमारे यहाँ पर एक समय में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा था, उन सारी चीजों को हल्के हल्के हम लोग सॉल्व तो कर रहे हैं ना। लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे यहाँ जो जीएसटी डेफिसिट है इस समय में, जब सेल्स से जीएसटी में गया तो सबसे बड़ा चोट क्या पड़ा हम लोगों को, हमको लोगों को सबसे बड़ी चोट ये पड़ी कि जीएसटी वहां पर पे मिलता है जहां पर प्रोडक्ट सेल होता है। हमारे यहाँ से बन भी रहा था तो यहाँ पे खरीदा नहीं जा रहा था। लोकल इकोनॉमी जनरेशन में हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद में भी हम लोग उन डेफिसिट्स को पूरा कर रहे हैं। अब जो बात आ रही है आगे की बात में थोड़ा सा आप लोगों के सामने और इसको रख दूं, पूरा खोल के इसलिए नहीं रख पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर अभी भी और काम चल रहा है। परंतु जैसे हम बात कर रहे हैं सिडकुल्स की, जैसे हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे लघु उद्योगों की, इसके ऊपर में फोकस उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है। सर वो तो डेवलपमेंट और पॉलिसीज पर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा महंगाई, मैं अपनी बात थोड़ा सा रख लूं, क्योंकि मुद्दा है कि आपको जो ये बढ़ाया गया है मंत्रियों के घूमने के लिए, जो आप बोल रहे हैं वो क्यों बढ़ाया गया है, मैं उसको पूरा कर लूं फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, है ना। तो जब हम इन सब चीजों के लिए गांव गांव में घूमेंगे, उसके लिए हम लोगों को अपनी रिपोर्ट्स भी देनी है, तो ये जाहिर है कि आप लोगों को वहां पे रहना पड़ेगा, आप लोगों को वहां पर जाना पड़ेगा। ये चीजें कई लोगों के गले में नहीं उतरे, गले के नीचे नहीं उतरेगी, वो नहीं उतर सकती हैं। परंतु जो असल बात है, सत्य बात है, वो ये है कि जब आप खेल के हम स्थितियों में ठीक आ रहे हैं तो मुझे अपने रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे अपने बिजनेसमैन को आगे देखना पड़ेगा कि उनके बिजनेसेस उतने रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं, वहां पर रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, जो लघु उद्योग लगे हैं वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ में क्या समस्याएं आ रही है, तो वहां पे जाके देखना पड़ेगा। भाई यही तो मांग थी ना, पहले भी जो जनता की मांग थी वो यही मांग थी। अब हम उस मांग के ऊपर काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसमें खर्चा आएगा, लेकिन निस्संदेह जो यहाँ पर जो समस्याएं जो इन्होंने गिनाई है, मैं आज ये भी कहता हूं कि उसके ऊपर भी सरकार तो अनुपम जी, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से होटल्स वगैरह हैं, खाना पीना है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, तो महंगाई भत्ता जो है कहीं ना कहीं वो उसी रूप में 1000 रुपए को मान लिया जाए? महंगाई भत्ता एक अलग चीज से, देखिए अब आपको लग सकता है कि मैं भाजपा के इसमें विरोध में बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि केवल महंगाई भत्ता नहीं है। आपको जहां पर 1 राउंड आप 2 राउंड 3-4 राउंड मार रहे थे, अब आपको बोला गया है कि भैया आप उससे ज्यादा मारिए। आप ये भी देखिए कि उन लोगों की अब उन लोगों जो भी मंत्री हैं उन लोगों की रिपोर्ट्स ज्यादा अच्छी तरीके से लेने की अब बातें चल रही हैं। जो भी
जनता की तरफ से जो भी बातें उठाई जा रही थी, जनता की तरफ से जो भी सवाल किए जा रहे थे, जनता की तरफ से जो भी क्वेश्चन किसी की वर्किंग पे लगाया जा रहा था, तो उसके लिए भी इसका मतलब आप ये समझिए कि बंद कमरों के अंदर क्या होता है, बंद कमरों के अंदर रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं, और जब किसी चीज से कोई व्यक्ति उनको लगता है कि नहीं इस पे और काम होना चाहिए, इस पे और आप लोगों को जनता के बीच में रहना चाहिए, तो ये बातें चल उसकी वजह से ये थोड़ा सा भत्ता बढ़ाया गया। आप मुझे ये बता दीजिए कि 60,000 रुपए में या 30,000 रुपए जो ये बनाया गया, 1,000 रुपए जो महीने का बढ़ाया गया, वो किस चीज को पूरा कर रहा हो? अगर हम इसको देखें ना, 1,000 रुपए प्रतिदिन का, परंतु 1,000 रुपए प्रतिदिन का इसलिए मैं शीश सैनी जी, अब देखिए आपने अनुपंत जी को सुन लिया, तमाम बातें उन्होंने कही कि भाई पहले इतना घूमना फिरना नहीं होता था, लेकिन अब मंत्रियों को ज़्यादा घूमना फिरना पड़ेगा। तो सर चुनाव भी हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा, और वो बेरोज़गारी की बात हो, चाहे महंगाई भत्ते बढ़ने की बात हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात हो, वो भी कहीं ना कहीं दबे मान ही रहे हैं कि हाँ तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो 1,000 रुपये में सर वैसा तो होने वाला कुछ नहीं है, तो ये ऊँट के मुँह में जी रहा है, तो आप लोग इस पर विरोध क्यों कर रहे हैं? 50 लाख के आसपास का सालाना सरकार को खर्च करना पड़ रहा है इस पे, तो आपने ऐसा हल्ला मचा दिया कि पता नहीं कितना खर्चा हो रहा है। देखिए, हमारा खर्च जो सरकार का खर्च बढ़ा है, हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि ये जो खर्च है ये प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का बढ़ा है। यानी राज्य में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब खर्चे कर पाना, साधारण खर्चे कर पाना, यात्रा कर पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे हैं। राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन अगर राज्य के नागरिकों को सस्ते क्रूड ऑयल का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि फिर वो प्रधानमंत्री की घोषणा क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तेल पर सस्ता करेंगे। तेल पर लगने वाला जो टैक्स है वो पूरे देश में उतना ही लिया जा रहा है और उत्तराखंड में भी उतना ही है। डीजल पर जो टैक्स लग रहा है वो भी उतना ही है। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को जब आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया है, तो डीजल और पेट्रोल पे लगने वाले टैक्स में जो छूट मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ये डीजल पेट्रोल का जो चार्ज है, महंगाई है, यही महंगाई का मुख्य कारण है जी। और इसका परिणाम ये है कि आज मंत्रियों तक को भी अपने खर्चे बढ़ाने के लिए सरकार से अपने भत्ते बढ़वाने पड़ रहे हैं। राज्य में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजें हैं जिनको सस्ता किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उन नीतियों का ध्यान उधर नहीं है जहां पर राज्य की आम जनता हर रोज पिस रही है। और ये जो मंत्रियों ने जो पैसे बढ़ाए हैं, हम इसमें केवल वो संदर्भ ढूंढ रहे हैं कि हम महंगाई को बढ़ाने का जो आरोप हम भाजपा पर लगा रहे हैं, ये उसका प्रमाण पत्र है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई में उत्तराखंड के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और अर्थव्यवस्था जितनी कमजोर हो रही है। वही अनुपम जी ने कहा कि हमने बहुत सारे उद्योगों को बढ़ाने का काम किया। उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी जिस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहां से कोई निवेश आया ही नहीं है। और यही निवेश की झूठी कहानियां गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में और अब उत्तराखंड में भी सुनने को मिल रही है। यानी निवेश और जो राज्य में उद्योग को बढ़ाने की कोई नीति नहीं है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हम देते हैं उन लोगों को आर्थिक सहायता या लोन कम दरों पर जो पर्यटन से जुड़े काम में इन्वेस्ट करते हैं। आज मुझे बताइए कि पर्यटन से जुड़े लोग जो पिछली बार बरसात में जिनका बहुत अधिक नुकसान हुआ, जिन्होंने रेंट पे लिए हुए थे प्रॉपर्टीज को या फिर अपने होटल को संचालन खुद कर रहे थे, आज उनकी आर्थिक सहायता और उनकी गाड़ी और पेट्रोल का डीजल कैसे मेंटेन होगा, ये सरकार को बताना चाहिए। ठीक है, अपना बढ़ाकर बैठ गए। हमारा कहना है कि अपना बढ़ाया है, आप उनका भी सोचिए कि वो कांग्रेस वालों का ध्यान नहीं रख रहे हैं क्या आशीष जी ये लोग? हैं कांग्रेस वालों का भी कहीं अंदर खाने ध्यान रखने पर्दे के पीछे से बढ़ा दिए हैं सर। मैं कांग्रेस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब सड़क पर टोल का बढ़ाया जाता है, जब आप पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे बताइए ना कि आपने सड़कों पर टोल बढ़ाने का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। आज वो 70 रुपए का टोल हो गया है और लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। टोल की संख्या भी बढ़ती जा रही है और 20 किलोमीटर का कानून लागू नहीं हो रहा है। तो यातायात बढ़ाया जा रहा है। मंत्रियों की गाड़ी तो फुर्र से निकल जाती है टोल पर, लेकिन आपकी और हमारी गाड़ी वहीं फंसती है। चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पूरे पास। प्रदेश के लोगों को जिस चारों तरफ से जो जमकर लूटा जा रहा है, ये उस लूट में अगर मंत्री केवल अपनी 30,000 रुपए की भत्ता बढ़ाकर खुश हो रहे हैं, तो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जनता के हित की कोई बात सोच रही है। हम इस पर हमारे शोर मचाने का केवल यही कारण है कि जब मंत्रियों की गर्दन फंसी हुई है, जो 2.5 3 लाख रुपए की सैलरी को बढ़ाकर 4 लाख कर चुके हैं, जब उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा है, तो आप बताइए आम आदमी कैसे अपना खर्चा निकाल रहा होगा? चलिए ठीक बात है सर आपकी। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ी है और उनकी गर्दन का जो फंदा है वो लगातार कस रहा है।
भारतीय जी। जनता पार्टी के सारे नीरो केवल बंसी बजाने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है। उमा सिसोदिया जी, देखिए राजस्व पर जब इसके प्रभाव का विश्लेषण होता है तो मैं पढ़कर भी बता देता हूं कि कुल बजट की तुलना में उमा जी, राशि हालांकि बहुत बड़ी नहीं लगती है, लेकिन राज्य की आर्थिक चुनौतियों और विकास कार्यों के लिए ऋण पर जो निर्भरता है, यानी कि आप कर्ज पर जो निर्भरता है राज्य की, उसे देखते हुए तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भाई ये ऐसा है जैसे कंगाली में आटा गीला। सचिन जी, अभी मैं अनुपम जी की बात सुन रही थी। ठीक है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं हमारे इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हो चुके हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में हुए और अब धामी जी की सरकार में हुए। बड़े बड़े, मैं भी कई बार डिबेट में बैठी, आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे चलता रहता था कि 3,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। मेरा सिंपल प्रश्न है, आपने कहा 3,000 करोड़ के MOU साइन हुए, मैंने मान लिया कि बिल्कुल हुए हैं। क्या कोई आपके पास ऐसा आंकड़ा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन क्षेत्रों में लगा है, इतने इतने रोजगार यहाँ पर सृजित हुए हैं और आम जनता की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी इंक्रीज हुई है उस इन्वेस्टर समिट का पैसा आने के बाद? जी, ये आंकड़े सरकार को रखने चाहिए, और सिर्फ आंकड़े नहीं, सरकार को सिद्ध करना चाहिए कि आंकड़ों की चालबाजी नहीं है, वाकई में जनता नहीं कह रही देखिए, है अब कि जो हमें उमा इस जी आप पर- बात करें, जब ब्रेक पर जाने से पहले अनुपंत जी ने यही कहा था कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट इतना हुआ है और इतना अधिकारियों को, सचिन नेताओं को जी, घूमना हमारे पड़ रहा यहाँ है, उस आपदा वजह से आती है, ये सचिन जी। अलाउंस बढ़ाए जा रहे सचिन जी, हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ आपदा आती है, आपदा में अवसर आ जाता है, मुख्यमंत्री जी दौड़ते हुए दिल्ली जाते हैं और 5,000 करोड़ से ऊपर वहां पे जाकर कहते हैं कि देखिए इतनी इतनी आपदा आएगी, मुझे आप इतना पैसा दे दीजिए ताकि मैं इस आपदा में जो हमारा नुकसान हो मैं उसको कर पाऊँ, उसको ठीक कर पाऊँ। यानी कि राज्य सरकार के पास का कटोरा बिल्कुल खाली है कि हमारे घर में कोई आपदा आई, मेरे घर का कोई हिस्सा टूट गया और मैं नहीं, तभी तो डबल अपने- इंजन है अपने- उमा जी, अपने वो माता सिंगल पिता के इंजन पास थोड़ी ना दौड़ है। पड़ूं। बड़ा भाई छोटे भाई वाली बात है ना, डबल इंजन ऐसी थोड़ी ना है। मैं डबल इंजन की वही- सरकार का जो दम भरा जा रहा है वो इसलिए तो भरा जा रहा है कि भाई नहीं है यहाँ, केंद्र से ले लो आप सचिन जाकर जी, के। बात घूम फिर के आपने बिल्कुल सही बोली कि दम भरा जा रहा है कि हमारे पास नहीं है, हम दौड़ दौड़ कर केंद्र के पास जाएंगे और वहां पर अपना कटोरा सामने रखेंगे कि लाइए इसमें डाल दीजिए। जी। और लगातार जो हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। इतने बड़े अफसरों की फौज आपके पास है, इतने सारे CA आपके पास है, इतने सारे आपके पास तमाम एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके साथ बैठकर अपनी दीर्घकालीन नीति क्यों नहीं बनाते हैं कि ये कर्जे को, देखिए हम भी परिवार के लोग हैं, आपने भी कुछ लोन लिए होंगे, उसकी EMI कैसे जाएगी, मेरी इनकम कितनी है, उस हिसाब से बजटिंग बनती है। मैं हैरान हूं कि सरकार उस बजटिंग को सही करने के बजाय हर बार अपना जो बजट है वो नेगेटिव लेकर आती है और उसको घाटे का बजट आपको लगता है कि और अभी इस पैसा पर ले लिया वेट एंड जाता वॉच है। करना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी बजट बढ़ाने में? देखिए, या आपने जैसे शुरुआत में बजट कहा था कि बहुत नहीं, बड़ा नहीं है, हाँ, 30,000 बड़ा नहीं रुपए, है, 30,000 रुपए तो बड़ा इसको नहीं है, एडजस्ट किया जा सकता है। उसको एडजस्ट किया जा सकता ठीक है, है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो हम आज ये बात नहीं कहेंगे कि उत्तराखंड में बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पलायन है, हमारे यहाँ आशा कार्यकर्तियों को वो पैसे नहीं मिल रहे हैं और भोजन माताओं को नहीं मिल रहे हैं, हमारे किसी सरकारी अधिकारी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं, हम यहाँ तक कि पुलिस वालों की तनख्वाह टाइम पर नहीं दे जा रहे हैं। हम ये सब बातें नहीं करें चलिए, अगर ठीक है। सरकार सही तरीके से ठीक है, बजट का कल्पना जी, आपको क्या सदुपयोग लगता है? देखिए सरकार का जो तर्क है वो भी मैं बता देता हूं, जो सवाल मैंने अभी अनुपंत जी से पूछा था कि ईंधन, होटल और यात्रा से जुड़े अन्य खर्चों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है और मंत्रियों को भाई दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ता है, वहां रुकना पड़ता है, इसलिए ये वृद्धि जरूरी थी और इसकी मांग भी लंबे समय से हो रही थी। अब सरकार ने मान ली है तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है? ऐसा है सर कि बात ये नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, बात ये है कि इनकी नीयत क्या है। अपने लिए तो इनके पास बजट हो जाता है, अपने ये भत्ते बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या ये महंगाई सिर्फ मंत्रियों के लिए बढ़ रही है, आम जनता के लिए नहीं बढ़ रही है? और जितने भी खर्चे होते हैं वो तो जनता ही के पॉकेट से जाता है ना। जो आपका इनकम टैक्स जाएगा, आप जो है सब पे GST लगा दोगे, तो अल्टीमेटली चाहे आप 30,000 बढ़ाओ, 40,000 बढ़ाओ, जो भी आप बढ़ाओगे वो अल्टीमेटली जनता की ही जेब से कटेगा, आपकी और हमारी जेब से कटेगा। तो अगर आपके पास जो बाकी कर्मचारी उनके बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जनता को नहीं। मतलब जनता दूसरे हाशिए पे, और प्रथम जो है पहले अपना काम होना चाहिए। जनता का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनकी जेब कटे, चाहे उनके पैसे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि अगर पेट्रोल का खर्चा बढ़ा है आपका और हमारे लिए भी बढ़ा होगा, सिर्फ मंत्रियों के लिए तो नहीं बढ़ा।
लेकिन आप जो है आम लोगों के तो नहीं, महंगाई पे आप कंट्रोल कर पा रहे। मतलब बीजेपी खुद ही मान चुकी है, उन्होंने बीजेपी में इतना महंगाई का स्तर बढ़ चुका है कि उनके मंत्रियों के जो है 60,000 रुपये पूरे नहीं पड़ रहे हैं सिर्फ पेट्रोल के, इसलिए उन्हें 90,000 की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने खुद ही मान लिया है कि उनकी सरकार में जो है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है और वो जनता के लिए कुछ नहीं। लक्ष्मी बिष्ट जी, एक और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बेहतर जनसंपर्क होगा, जैसे कि भाई मंत्रियों के पास जो है वो पर्याप्त साधन होंगे, वे राज्य के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जाकर समस्याओं को करीब से देख पाएंगे, जिससे जनहित के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। ये बात भी सरकार कह रही है। आपको लगता है कि मंत्री सरकार का काम करने वहां जाएंगे या फिर खुद के चुनाव प्रचार का भी काम करेंगे और बीजेपी के जो प्रचार तंत्र है उसका भी हिस्सा बनेंगे वो, इसी तेल से, सरकारी तेल से? सचिन देखो, अगर वाकई में मंत्री सुदूर गांव की बात कर रहे हैं, वहां जाते हैं तो आप पलायन की स्थिति देख सकते हैं। वहां पे आज भी लोग किस तरीके से रोड से है, कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की समस्या है। अभी वो जल वाला हर घर घर जल, और वो आपने जो देखा होगा, आज भी मैं कई इलाके अनुपंत जी को बता सकती हूँ, बकायदा लेटर मैंने मांगा है उन लोगों से कि मैं यहाँ पे जो जल संस्थान के जो चीफ है उनसे बात करूंगी, क्योंकि वहां पे अभी तक नल तो पहुंचे हैं लेकिन पानी नहीं है और बहुत बड़ी आबादी है उसकी। मैं अगर इनको बताऊं तो वहां पे अगर एक मंत्री जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो उनकी समस्याएं सुनने जा रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकारी पैसे से क्या करने जा रहे हैं? अपने लिए जा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। भाई चुनाव आने वाले हैं और अभी बजट बढ़ रहा है क्योंकि अब उनको जाना है, क्योंकि भाई बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार लेके आनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर पहले ये सोचें कि जहां के आप चुन के आए हो उस पब्लिक तक आपने क्या भेजा है। भाई आप पहले भी तो चुनाव लड़े हैं, आप गए हो वहां पे, आपको समस्याएं तो पता है उनकी। 4 साल से तो सरकारी पैसे से घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अब उनको ये लग रहा है कि अगर वहां पे जाके वो काम कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे संसद निधि खर्च नहीं हो रही है, कहीं विधायक निधि खर्च नहीं हो गई, वो कोई काम करने को राजी नहीं है। कितने मंत्री मैं ऐसे बता दूं, जो सांसद बता दूं कि जो क्षेत्रों में जाते नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए वो। तो उस बात पे क्यों बात नहीं होती है? तो वो वहां जाएं, तो अगर जो पैसा उनके पास है, एटलीस्ट जो मिला हुआ है लोगों के नाम से मिला है, जनता के नाम से जो पैसा मिला है, अरे पहले उसको खर्च तो करें। ठीक है। अनुपंत जी, देखिए मैं तो आपको जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो उन पे चीज़ें छपी हुई हैं, मैं तो आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो रिपोर्ट्स छपी हैं अनुपंत जी, कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ऐसे में राजकोषीय अनुशासन के बजाय भत्तों में वृद्धि को जनता के पैसों की बर्बादी भी माना जा रहा है। इसको आप ऐसा मानते हैं अनुपंत जी? सर, आपने मेरी जो प्रश्न है वो सुना? मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल बोलिए। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं डेट ऑन डिफरेंट स्टेट, डेट ऑन डिफरेंट कंट्रीज, वो हमेशा होता है। आप इस दायरे में जो भी इकोनॉमी का यहाँ पे स्टूडेंट होगा वो इस बात को समझ सकता होगा कि जब भी स्टेट चलते हैं या जो कंट्रीज भी चलती है, वो स्टेट हमेशा कांस्टेंट डेट और हमेशा कांस्टेंट डेट रिवाइवल और डेट रिमूवल के स्टेज पे चलता रहता है। जहाँ तक की बात है कि अभी मैंने सुना कुछ हमारे पैनलिस्ट जो इसी बात पे कह रहे थे कि भाई आप जो है इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, 1,000 रुपए बढ़ा के मात्र हर दिन का, आप इलेक्शन के लिए अपने खर्चे को बढ़ाए। ये कैसी बात आप समझ सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अगर हमने कोई काम ही नहीं किया होता और हम लोगों के पास जा रहे होते 1,000 रुपए प्रतिदिन लेके कि भाई मुझे वोट दो, आपको लगता है कि ये कोई मानी बात है? आपके यहाँ कोई काम नहीं करेगा, आपके पास में कोई वोट मांगने जाएगा, आपको वोट मिलेगा? तो ये एक ऐसी सी बात है कि आपने क्योंकि आपने 1 घंटा बैठना है और 1 घंटे में आपको सवाल रखना है, आपने कोई होमवर्क नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि आप होमवर्क करिए ना, आप आए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाईएस्ट डेट ग्रोथ जो है, अगर मैं मानूं पंजाब 46 के आसपास है उसका, हिमाचल का भी 45 के आसपास है, नागालैंड का है 40% के आसपास है ना, अरुणाचल प्रदेश का भी है 50 से ऊपर है। मैं नॉट प्रीटी श्योर कि कितना है, पर वो 50 के आसपास में है। तो क्या ये डाइंग इकोनॉमी में आप इसको ले लेंगे क्या? नहीं ले सकते। और मैं किस बेसिस से बोल रहा हूँ कि दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर जीडीएस जी। तो फिर विपक्ष इसको पैसे की बर्बादी, टैक्स का दुरुपयोग अनुपंत जी क्यों बता रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई ऐसे समय में वृद्धि हो रही है जब राज्य की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है? देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष का भी काम है, और विपक्ष इसीलिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अगर सवाल करेगा
तो आप जो है जवाब देंगे और कहीं ना कहीं आप चेक करेंगे। और दूसरी बात यह, आपने 1 घंटे के लिए विपक्ष में यहाँ पे बैठाया, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना भाई। तो बोल रहे हैं नहीं, तो वो जो अब सही क्या होगा वो बोलेगा? सही बोलेगा, गलत लगेगा गलत बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि इस समय विपक्ष जो है वो अपनी सिर्फ एक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इन चीजों को बोल रहा है। जी। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि इनकी सारी बातें जो मैंने बोला था, मैं उसको सिरे से नहीं हटाता हूँ। जो चीजें उन्होंने बोली हैं, जैसे आंगनबाड़ी के लिए भी खर्चे की रिक्वायरमेंट है, हाँ है। नई दुनिया जैसे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, हाँ है, और उसके ऊपर में कार्य भी चल रहा है। और जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, इसीलिए लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है कि जो बाकी के डेफिसिट्स हैं उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा। ठीक है, आप लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं जी। अनुपम जी कह रहे हैं कि हम लोग मतलब और लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये 1 घंटा बीतना है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या सारे डिपार्टमेंट्स में आपको पता है कि टाइम पे सैलरी मिल रही है? क्या राज्य सरकार उनको टाइम पे सैलरी दे पा रहा है? आप जरा भ्रमण करिए, देखिए डिपार्टमेंटों में जाके कि उनकी क्या स्थिति है। ठीक है। आप आशीष जी, आपको लगता है कि जो राजस्व पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, और जैसा कि अनुपम जी कह रहे हैं भाई विपक्ष है, क्या बोलेगा, 1 घंटा तो बैठना ही है ना, तो वही बोलना है जिसकी उम्मीदें की जाती हैं आपसे। कुछ इनका भी सपोर्ट कर दीजिए कि नहीं भाई 60,000 से 90 हो गया, आपको शुभकामनाएं, जनता के लिए काम करो अब। नहीं, देखिए, मैंने अपनी पहली लाइन में ये कहा कि 30,000 रुपए की वृद्धि कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है ये, लेकिन ये इस बात को प्रमाणित करती है कि पूरे राज्य में काम करने वाले लोग, घर से बाहर निकलने वाले लोग, इस महंगाई और इनके भ्रष्टाचार से उनकी कमर टूट चुकी है। आज उसका असर इनके मंत्रियों तक आ गया है। ये लोग जिस तरीके से अनुपम जी ने कहा कि विपक्ष है, इनका काम ही बोलना है, तो भाई आप अपना काम बताइए ना, क्या काम था आपका? महंगाई पे नियंत्रण आपको करना था। आप वहां लाखों रुपए के चाय बिस्कुट खा गए वहां मुख्यमंत्री जी कार्यालय में बैठकर। आज आपसे जवाब मांगते हैं तो आप कह रहे हैं जी 30,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 30,000 रुपए थोड़ा सा ही खर्चा बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये खर्चा पूरे उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर पड़ रहा है, हर उद्योग धंधे पर पड़ रहा है। इसलिए हर उद्योग धंधे की कमर महंगाई के कारण टूट रही है। आप लोग जिस बेशर्मी से उसकी तरफ आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, ये उसको प्रमाणित करता है। और आप लोग कभी भी ये, आपके मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं सोचा कि जब हमारा मंत्रियों का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है तो आम आदमी अपना दैनिक खर्चा कैसे निकाल पा रहा होगा, दैनिक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैसे निकल रहे होंगे। बस से लेकर आपने ट्रेन का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज का आपने दाम बढ़ाने का काम किया। आप बताइए कि आपकी सरकार जो वहां रोज मीटिंग करते हैं और आपके मंत्री रोज जिले से लेकर तमाम राज्यों में अलग अलग कोने में घूमते हैं, तो क्या उन्हें जनता का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? जी। क्या आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ अपनी खर्चा बढ़ाया, अपनी भत्ते बढ़ाए और निकल लिए? जी। क्या यही आपकी सरकार का प्रेजेंटेशन है? यही आपकी सरकार की परफॉर्मेंस है? जी। क्या आप बिल्कुल इस पर बिल्कुल आंख ही मूंद कर बैठ गए? जिस आंच से आज मंत्री जले और मंत्री जलने के बाद उन्होंने 1.5 गुना अपने भत्ते को बढ़ाया है, मुझे बताइए प्रदेश के किस नागरिक की आपने चिंता की? ठीक है सर, जरा जवाब दे दीजिए। जितने भी योजनाएं आपने चला रखी है, हर एक में योजनाओं में जिस प्रकार का कमीशन बाजी चल रही है, मुझे बताइए विधायकों के खर्चे में जो उनकी विधायक निधि है 15% कमीशन का आरोप हमारे उप नेता प्रतिपक्ष। मैं सर यही तो कह रहा हूँ कि आपके विधायक कह रहे हैं कि 15% ही कमीशन ले रहे हैं, लेकिन आशीष जी वो कमीशन विधायकों को थोड़ी मिल रहा है। उन्होंने तो कहा कि हमें नहीं मिल रहा है, बीजेपी वालों को मिल रहा हो तो पता नहीं, कांग्रेस वालों को तो नहीं मिल रहा है। शासन तंत्र ले रहा है। जिलाधिकारी के यहाँ बैठा हुआ प्रोजेक्ट डायरेक्टर सबसे पहले 15% कमीशन काट रहा है, ये आरोप लगाया उन्होंने सबके सामने। ठीक है अनुपम जी, जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। कौन सा स्पष्टीकरण है? ठीक है, रिस्पॉन्ड कर दीजिए अनुपम जी। जी क्या मैं लास्ट सवाल उनका सुन नहीं पाया, जरा आप मुझे इस बात पर। चलिए सर, मैं फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं उमा जी, अब देखिए आपने सुन लिया कि यहाँ पर जी। आशीष जी आप कुछ पूछना चाहते हैं कि अनुपम जी से? आशीष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के साथ, अन्य वस्तुओं के महंगाई के साथ, मुझे बताइए जब मंत्रियों को अपना खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है तो प्रदेश की जनता किस बदहाली में होगी? क्या आपको उस बदहाली की चिंता है या नहीं है? ठीक है। होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर तमाम तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतनी महंगाई में अपने खर्चे निकालकर थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके। तो आप बताइए 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ाकर क्या लाभ मिल रहा है आपको? जी देखिए बात सही कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल चिंता है, और जैसे कि इन्होंने खुद ही बता दिया कि महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद में भी हम लोग केवल जो बढ़ोतरी हुई है वो 1,000 रुपए की हुई है। पर मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ कि उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक में
डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी कितनी बढ़ी है, जरा मुझे बता दीजिएगा, है ना। तो जो कंट्रोल है पूरे इंटरनेशनल सर्किट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हम तेल ला भी रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं या आयात मैं कर रहे हैं। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल के निर्यात करते दाम हैं, में जिससे 60% से अधिक आयात डाउन आ करते हैं, चुका उसका है। बाय प्रोडक्ट है, आपने 1 रुपए भी कम नहीं किया। लेकिन उसके बाद में आपकी कितना सरकार जो हमारे केंद्र पास की वैल्यू टैक्स एडिशन वसूल रही है है, दबाकर। प्रोडक्ट जो बच रहा है कुल्हाड़ी उसमें पर हम कुल्हाड़ी कितना चल ले रही रहे है हैं। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, आंध्र अच्छा, ये प्रदेश, कहते हैं कि हमें बताइए। मैडम आपको लग रहा है कि हम मैं यहाँ आपकी टाइम बात पास करने के ठीक है, लिए उनको बात पूरी आंध्र करने प्रदेश, बांग्लादेश आंध्र वालों को प्रदेश में 50 रुपए का 109 तेल है। भेजेंगे। मैडम पंजाब में बता दीजिए ना कितने का है। भाई आप मैं है तो ना बांग्लादेश सरकार की बात कर रही हूँ, आप बांग्लादेश पंजाब वालों की, को आप पंजाब में 50 रुपए सरकार का में दे नहीं रहे है। हैं। मैडम आप एक बार बांग्लादेश वालों को मैं आप बांग्लादेश 50 रुपए का का दे रहे हैं। बांग्लादेश का जवाब दे देता हूँ। आप ये बोल दीजिए कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है अरे आप बिल्कुल निकम्मी है। बांग्लादेश का मैं जवाब 2 मिनट, दीजिए, हमारी इनकम बता से हम दीजिए लोगों मैडम। को 100 रुपए का, मैं कहूँ चलो 200 रुपए का मैडम मैं एक आम चीज आदमी तो पार्टी मुझे दे पूछ रही है, रहा आप हूँ। बांग्लादेश मैडम, वालों को मैं 50 का कैसे दे सकते हैं? देखिए अनुपम जी, ये तो आरोप लगाने वाले पेट्रोल डीजल पर आरोप लगाते हैं। अनुपम जी, ये बात मैं भी कितना मानता वैट हूँ कि लगाया जहाँ आपने? विपक्ष की सरकार है कोई नहीं, वैट आप नहीं क्वेश्चन घटा रहा है। पूछिए ना कि कोई राज्य का कोई केवल राज्य का हमने वैट घटाया। बांग्लादेश में बता दूं यूएस एड आ रही है कि नहीं आ रही मैडम, पढ़ा है आपने? और ये राज्य को कह रहे हैं कि राज्य कम करे, क्यों कम करेगा राज्य अपना? ठीक है। केंद्र अब एक सरकार और चीज को मैं जो बता दूं, कमी पंजाब करनी में इन्होंने चाहिए कितना थी, वैट लगाया कम से वहां कम पे पर्वतीय मौन राज्यों हो के जाते लिए हैं। कर देते कम से दिल्ली कम। में से क्या करा था आपने इन्होंने? मनरेगा की कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। मनरेगा के जो मजदूर थे, जो उस काम के अधिकार से अब चल रहे थे, आज इसका आपने भी जवाब देना है उनको क्या मुझे? आशीष जी जो सर बोल एक मिनट रहे हैं। आशीष जी, गुलाम बनाने का एक काम एक कर रहे एक हैं एक आप। करके आशीष जी, एक एक शुरू हो करके जाता है ना, एक क्या एक करके आशीष जी। जी अनु जी जल्दी बोलिए, फिर और गेस्ट के पास मैंने जाएंगे। बता दिया, मैंने तो जवाब दे दिया। चलिए, मैंने ठीक है कहा सर। कि ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि इनको 1 घंटे बैठना है, 1 घंटे इन्होंने चलिए सारी सर, 1 जो घंटा अलग-अलग आपको भी बातें बैठना, करी सर 1 घंटा इनको बैठना। तो अब ये कहना मैंने कि जवाब भाई, दिया था, आप हाँ सारी तो सर चीजों ये को भी मैं बोला, जवाब ही दे रहे हैं अभी। अलग-अलग अनुजी, सवालों आपने के तो जवाब उनको दिए। आप इनको सर खाली आपको ही पता है 1 घंटा आपको विपक्ष को कैसे आप खाली काटना है। समझते हैं कि आंसर खाली आंसर बैठे हैं। आपके पास एक भी नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि जो इन्वेस्टर समिट में आपके पास 3000 करोड़ की डील आई थी और वो कहाँ लगाए वो पैसा आपके उमा पास? जी, आपने अभी तक जवाब उमा नहीं जी, दिया मैं ये उसका। पूछ रहा सुनो हूँ तो कि सही, पंजाब में वैट कितना तो परसेंट मंत्री है पी मैडम? गए सब। उमा जी, बताओ ना। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि देखिए ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के टाइम लुधियाना पर में जो है 96.82% कर्ज नहीं था गवर्नमेंट मोगा पर। में उमा जी, 96 उस टाइम भी 35,000 करोड़ का कर्ज था और सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 16-17 में 45,000 करोड़ दर्ज किया गया ये कर्ज कांग्रेस के टाइम पर। तो फिर तो राजनीतिक दलों के टाइम पर सभी कर्ज ले रहे हैं, तो अब आप ये धामी जी को क्यों कह रहे हैं कि भाई धामी की सरकार में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया? सचिन जी, जब ये सरकार चेंज हुई थी, अगर मैं 2017 के चुनाव की बात करूं, कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आई, तो ये लोग गला फाड़ फाड़ के यही बोलते थे कि देखिए जी इतना कर्जा हो गया, हम लोग आएंगे तो हम राम राज्य बना देंगे, सबको तनख्वाह आराम से मिलेगी, हम इस पूरे खर्चे को हटा देंगे। और इस तरह का परसेप्शन उन्होंने जनता के सामने रखा कि बीजेपी के आते ही ये सब कर्ज मुक्त हो जाएंगे और सब कुछ चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिकली चलने लगेंगी। मेरा प्रश्न ये है कि चलो उन्होंने 45,000 का कर्जा लिया, सो लिया बीजेपी ने, सॉरी कांग्रेस ने, आप 80,000 तक कैसे लेकर आ गए? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 80,000 तक कर्ज कैसे बढ़ रहा है? डेवलपमेंट के लिए बढ़ रहा है या और जो फालतू खर्च है उसके लिए बढ़ रहा है? आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनुपम जी, आशीष जी, कल्पना जी, लक्ष्मी जी, उमा सिसोदिया जी। लेकिन सवाल यही है कि मंत्रियों से प्यार, जय हो बीजेपी सरकार, और कितना ये फलीभूत होगा ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही।